आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट के लिए क्या कहा है बता देते हैं जरा हम भी। 2016 का जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 मेजॉरिटी से इसको अपहोल्ड किया है। हम सबको पता है आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होंगे। ये जो स्टेटमेंट था, खुशी की लहर दौड़ी थी फर्स्ट इंस्टेंस पे। बहुत अच्छा लगा था कि चीजें सही हो जाएंगी। CCTB, करप्शन, काउंटर फीडिंग, टेररिज्म और ब्लैक मनी, ये 4 चीजों पे नकेल कसनी थी डिमोनेटाइजेशन से, विमुद्रीकरण से। और ब्लैक मनी हटाने का यही तरीका होता है। टैक्स से बचाया हुआ पैसा आपका ब्लैक मनी, काला धन होता है। सिंपल सी बात है कि आपको लग रहा है कि आपको इतना पैसा टैक्स देना है, लेकिन आपने अच्छा खासा पैसा निकाल लिया और आपने, कहने का मतलब ये है कि टैक्स की चोरी की आपने। जो टैक्स की चोरी की वो आपका काला धन है। तो आप क्या ब्लैक का पैसा है तो कहां रखोगे आप? घर पे कैश के रूप में रखोगे? कहीं पे भी रख सकते हो, है ना। तो काले धन को खत्म करना, देश को डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस बनाना, नकली नोटों को खत्म करना, वही काउंटर फीटिंग, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ही ना हो सके, और आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना, ये 5 थे। अब 6 साल हो गए हैं, ठीक है। 16 दिसंबर 2016 को यह केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब तक बेंच का गठन नहीं हो पाया। और फाइनली 2 जनवरी को जो यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन था, 500 और 1000 के करेंसी नोट्स को बैन करना एक तरीके से, ठीक है, उन्होंने उस डिसीजन को अपहेल्ड किया, है ना। अब जो 4 जजेस थे, अभी की बात है, जो 4 जजेस थे लेड बाय जस्टिस अब्दुल नजीर, उन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन दिया कि हाँ, डिमोनेटाइजेशन जो है वो ठीक रहा। जस्टिस बीवी नागराथन ने भी, मतलब जस्टिस बीवी नागराथन एक ऐसे थे जिसने इसको अनलॉफुल बोला। 5 में से 4 जज सहमत थे, ठीक है। बस जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह बोला कि यह अनलॉफुल था, फैसला गैर कानूनी था, इसे अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लाना जाना चाहिए था, ठीक है। 5 में से 4 जज सहमत, जिसमें आप देख ही सकते हैं जस्टिस वी सुब्रमण्यम, जस्टिस BR गवई, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस AS बोपन्ना। उन्होंने बोला कि नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। सरकार का फैसला सही। जस्टिस BR गवई ने यह बोला कि नोटबंदी पर फैसला लेने के प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि सरकार और RBI ने आपसी बातचीत के लिए यह फैसला लिया था। अब यह बात सही भी है कि भाई सरकार ने RBI से, भाई ये सब तो फैसला RBI लेगी ना, तो पहले से ही बातचीत होने लगी थी। फिर सेकंड पॉइंट, नोटबंदी का मकसद हासिल किया जा सका या नहीं, इसका नोटबंदी के प्रोसेस से कोई संबंध नहीं है। 8 नवंबर को 2016 को लिया गया सरकार का फैसला कानूनन ठीक है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट यहां पे लॉ को बताएगा, संविधान को बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बताएगा कि फैसला सही था, उससे क्या असर पड़ा, क्योंकि भाई RBI की रिपोर्ट में तो साफ साफ साहिल है कि 99% पैसा तो वापस आ गया। भाई एक बात बताओ कि अगर देश में काला धन है तो आधे से ज्यादा तो आना ही नहीं चाहिए था वापस, लेकिन भाई यहां पे RBI कह रही कि सारा पैसा वापस बैंकों में आ गया, तो काला धन रहा ही नहीं इसके हिसाब से। तो भाई 100%, अगर मान लो, मैं एक आंकड़ा लेता हूं कि अगर मान लो कि 100% पैसा है सर्कुलेशन में, उसमें काला धन 20-30% होगा ना, तो 70% तो बैंक में वापस आना चाहिए था ना। बट बोला जा रहा है कि 99% वापस आ गया, यानी कि काला धन है ही नहीं। अब इसका मतलब है कि 110% बहुत बड़ा झोल हुआ है इंडिया में। कहां कहां से ब्लैक का पैसा व्हाइट हुआ है ये हम सबको पता है ना। तो 5 जजों की संविधान पीठ ने नोटबंदी को लेकर 2016 के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा और इसके खिलाफ दायर सभी याचिका खारिज कर दी। भाई पहले ही संविधान पीठ जो बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उन्होंने तो साफ साफ मना ही कर दिया ना कि जो, देखिए ये मैंने बताया ना कि ये नहीं बताएंगे कि ये फैसला सही है या गलत है, ये कानून के हिसाब से बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट आपको कानूनी राय देगा कि संविधान के हिसाब से था कि नहीं था, कानूनी गलत है नहीं था। यहां पे फैसले की बात नहीं हो रही है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि पता चला कहीं डिबेट है या इसको कि नहीं देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी हिसाब से बोला कि यहां सरकार ने कोई कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन नहीं किया, ठीक है।
अब जस्टिस बीवी नागरत्ना बोल रही हैं कि ये तरीका गैर कानूनी है, केंद्र सरकार की तरफ से की गई नोटबंदी गैर कानूनी है, संसद में कानून बनाकर लागू किया जाना था। लेकिन दोस्तों अगर इसका गजट नोटिफिकेशन निकाला जाता मेरे हिसाब से तो डिमोनेटाइजेशन था ही किस बात का। मैं पर्सनली मानता हूं कि अगर कानून बनाते तो भनक पड़ जाती, और अगर भनक पड़ती तो पैसा फिर वो पहले से ही वो पूरी कमर कस लेते, और फिर ये एक और रूमर फैल जाती कि सरकार जो है वो नोटबंदी लाने वाली है। इससे और दिक्कत होती, दिक्कतें तो बहुत हुई हैं, बहुत ज्यादा, है ना। हालांकि सरकार का ही फेलियर था, और ये सरकार ने भी माना है कि डिमोनेटाइजेशन एक बहुत ऐसी एक्सरसाइज नहीं थी कि सब बढ़िया रहा, बस एक डिजिटल इकोनॉमी। अब डिजिटल इकोनॉमी तो भारत के एजेंडा में था ही नहीं, है ना। मेन तो भाई करप्शन, काउंटरफीटिंग, मेन ब्लैक मनी था और टेररिज्म था। तो वो तो डिजिटल इकोनॉमी इसका एक वो बाय प्रोडक्ट है। कहते ना कुछ चीजें एक्सीडेंटली आपको मिल जाती है, ये चीज है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना जो ये कह रही है कि अगर हम लोग कानून लेके आते तो पहले से ही पता लग जाता है, तो कानून एकदम ही चुपके से लाना था तब बहुत अच्छा होता, जैसे 370 का हुआ। 500 और 1000 रुपए के सभी नोटों पर बैन गैर कानूनी था, लेकिन यह फैसला लिया जा चुका है, ऐसे में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो एक तरीके से तो ये साफ कह दिया कि अब सरकार पे कोई एक्शन तो नहीं लिया जाएगा। वही मैंने बताया 98% नोटों का एक्सचेंज हुआ। इससे लगता है कि नोटबंदी का मकसद पूरा हुआ ही नहीं, जो ब्लैक मनी को खत्म करना था। लेकिन कोर्ट इस आधार पर फैसला नहीं कर सकता। नोटबंदी का मकसद सही था, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो देखिए मोटिव तो सही था, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए एक तरीका ही, सबसे बड़ा तरीका नोटबंदी है। बट भारत जैसे बड़े देश में, मैंने उस समय भी बोला था कि भारत जैसे बड़े देश में इतना बड़ा फैसला लागू करना कितना सही था। भारत ये छोटी इकोनॉमी में आप कर सकते हो, ठीक है, जहां पे रेगुलेशन टाइट हो, लेकिन हम सबको पता है कि भारत में पैरेलल इकोनॉमीज चलती है ना। तो इससे सरकार ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग पर रोक लगाना चाहती थी, नो डाउट। मोटिव सरकार का बहुत बढ़िया था, नरेंद्र मोदी का मोटिव बहुत बढ़िया था, बट लीगल ग्राउंड पे ये कदम गैर कानूनी है, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बोला। तो ये 2 व्यूज है 6 इश्यूज पे, 2 व्यूज ऑन 6 इश्यूज, ठीक है। अब पहला क्या था कि वेदर द पावर इज अवेलेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर अवेलेबल है अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट can be restricted to mean that it can be exercised only for some series of bank notes, not all series, in view of the word any appearing before the word series in the said subsection, is specifically so when on earlier 2 occasions the demonetization exercise was done through plenary legislation। कानूनी लैंग्वेज है, आसान शब्दों में समझाऊंगा। देखो मतलब इसमें यही पहली 6 इश्यूज जो हैं इसमें डिस्कशन हो। तो पहला यही था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब जो सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी सीरीज के बैंक नोट को बंद करवा सकती है। एनी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक मिनट सर, मैं पेन को कर लेता हूं। ये एनी वर्ड, ठीक है, सीरीज के आगे एनी मतलब समझते हो कुछ भी, कोई भी सीरीज हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो जो अर्लियर 2 ओकेजन्स थे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, क्या वो प्लीनरी मतलब होता है कि सबकी सहमति, आप समझ रहे हो, मतलब सबका एकदम कहते हैं पूर्ण अधिवेशन एक तरीके से। तो क्या ये हो सकता है? कुल मिला के बात ये है कि क्या सेंटर के पास पावर है। अब देखिए आरबीआई एक्ट ये कहता है कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई, हम सबको पता है आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड होता है गवर्नर के अलावा जो उनको असिस्ट करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द गजट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी सीरीज ऑफ बैंक्स नोट्स डिनोमिनेशन shall cease to exist। सेक्शन 26 सब सेक्शन 2, ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई सरकार को बोलेगा और सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगी, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव पावर है, एक नोटिफिकेशन निकालेगी और ये बोलेगी कि आज से कोई भी एनी मतलब 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के जो नोट्स है वो बंद हो जाएंगे। वो लीगल टेंडर जो है वो नहीं रहेंगे। तो पेटिशनर ये आर्ग्यू किया कि जो वर्ड एनी है उसका तो रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग हो सकता है, राइट, सम एंड नॉट ऑल। अब यही तो दिक्कत है कानून में, यहां पे वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रिटेशन होता है। एनी मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एनी, कुछ है, सब है या कुछ भी नहीं है, क्या है। सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम ने आर्ग्यू किया कि देखिए आरबीआई के पास पावर है, वो रिकमेंड करेगा। जैसे आरबीआई बोलेगा सरकार, मैंने क्या बताया फिर से समझिए, आरबीआई बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो आरबीआई क्या बोलेगा, सरकार 500 1000 के बंद कर दो और किसी की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो।
तो पर्टिकुलर सीरीज आरबीआई बोलेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर सारी सीरीज को डिमोनेटाइज करना है तो इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू डू बाय वे ऑफ सेपरेट इनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट। बहुत बड़ी बात है ये कि यहां पे आरबीआई कुछ सीरीज के लिए बोल सकता है, लेकिन अगर सभी को बैन करना है तो आपको एक एक्ट लाना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये चीज है। तो मेजॉरिटी व्यू डिसएग्रीड एंड हेल्ड दैट टर्म हैज टू बी गिवन अ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक पर्पस था, समझ रहे हो, दैट एनी अदर मीनिंग वुड लीड टू एब्सर्डिटी। ये हिसाब किताब। डिसेंटिंग व्यू क्या था जो अपोज में था? जस्टिस नागरत्ना ने बोला कि देखो वर्ड एनी मतलब कुछ भी, सब होता है। इट वुड कन्फर एक्सेसिव एंड आर्बिट्रेरी पावर्स ऑन द आरबीआई, मतलब मनचाही आरबीआई की यहां पे ताकत है। द कंटेंशन ऑफ द यूनियन इंडिया दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिमोनेटाइज ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स विच वुड मीन दैट एवरी 1, 5, 10, 20, 50 कुड बी डिमोनेटाइज्ड, यानी कि इस हिसाब से तो सभी नोट डिमोनेटाइज होने चाहिए थे। अब सरकार ने तो खाली 500 और 1000 ही के किए, ऐसा क्यों भाई? सब सेक्शन 2 का अगर आप हवाला देते हो तो सभी को डिमोनेटाइज करो। द सेम इज पॉसिबल थ्योरेटिकली। तो अगर उनकी, इन माई व्यू, सच एन एक्सटेंसिव पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड। इस तरीके की एक्सटेंसिव पावर एक सिर्फ गजट नोटिफिकेशन से भाई नोटिफाई नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक्ट चाहिए, ठीक है। और वही एक्ट मतलब प्लीनरी लेजिस्लेशन, पूरा प्रॉपर एक्ट बनाओ, डिबेट हो इस पे। तो एक तरीके से यहां पे मेजॉरिटी ने यही बोला कि ठीक है, सरकार के पास ताकत है, सरकार कर सकती है, लेकिन नागरत्ना ने आप देखिए यही चीज बोली कि नहीं, एनी मतलब है सब, एनी मतलब कुछ भी। तो इसका मतलब आपको एक प्रॉपर, इतना बड़ा अगर डिसीजन ले रहे हो तो आपको एक प्रॉपर एक्ट चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड इशू क्या था? In the event it is held that power under subsection 2 of the section 26 RBI Act is construed to mean that it can be exercised in respect of all series of banknote, whether the power vested with the central bank under the subsection would amount to conferring excessive delegation and as such liable to be struck down। क्या सेंटर के पास इतनी ताकत है भाई? आरबीआई के पास यहां पे ताकत दी गई है, बट यहां तो उल्टा है, सेंटर ने नोटिफिकेशन डाल के ये कर दिया। तो क्या जो सेड सबसेक्शन है इसको मतलब एक तरीके से खत्म भी किया जा सकता है, इस तरीके के एक्सेसिव डेलीगेशन को? तो यहां पे जो मेजॉरिटी व्यू था उन्होंने यही माना। देखिए जो आरबीआई एक्ट है उसमें यह है कि हां यहां पे सेंटर के पास पावर है, एक्सेसिव पावर टू मेक लॉ टू दी सेंटर, ठीक है, आरबीआई एक्ट में है, एंड इट इज देयरफॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन मेजॉरिटी व्यू ने बोला ना, ये गलत है, क्योंकि देखिए एक्सेसिव पावर सेंटर के पास है बट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 26, वो सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन, यानी कि इसमें आरबीआई इन्वॉल्व है। आरबीआई ने पहले ही बोल दिया था, तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और फिर एक सेफगार्ड है, इनबिल्ड सेफगार्ड है, ठीक है, यहां पे। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू दी पार्लियामेंट, यानी कि एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। जो भी हुआ है प्रोसेस के तहत हुआ है। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने बोला कि यहां पे सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 एक्सेसिव पावर देती है सेंटर को करेंसी को डिमोनेटाइज। यहां पे बहस यही है, आप समझ रहे हो ना, कि क्या इसमें सेंटर के पास इतनी ताकत है कि कल को सारे नोट्स को डिमोनेटाइज कर दे? तो लेकिन यहां पे जो मेजॉरिटी है वो कह रहा है ना, आरबीआई के पास ताकत है, और आरबीआई के पास ज्यादा ताकत है, और आरबीआई नहीं बोला था सेंटर को, ये बातचीत पहले से हो चुकी थी। तो एक तरीके से इसीलिए ये जायज है। लेकिन जस्टिस नागरत्ना कह रही कि नहीं, सेंटर के पास ज्यादा ताकत है, एक गजट नोटिफिकेशन इशू करके उन्होंने ये कर दिया, तो ये डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगला पॉइंट, एज टू वेदर द इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन डेटेड 8 नवंबर इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, क्या इसको खत्म करना चाहिए ऑन द ग्राउंड दैट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज फ्लॉड इन लॉ? क्योंकि भाई जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वही फ्लॉड है। कितनी बड़ी, देखिए अब यहां पे एज अ लॉ स्टूडेंट अगर आप है तो, या जीएस पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई ये तो कुछ क्लियर ही नहीं है कि आरबीआई ज्यादा ताकतवर है कि सेंटर ज्यादा ताकतवर है, कि कौन नहीं है कौन है, तो क्या फ्लॉ है एक तरीके से बहुत बड़ा। तो इस बेसिस पे क्या डिसीजन को ही खत्म कर देना चाहिए? मेजॉरिटी ने इट रिलाइड ऑन द गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट दैट मियरली बिकॉज द प्रोसेस वाज इनिशिएटेड बाय द सेंटर इट कुड नॉट बी स्ट्रक डाउन, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ जो मेजॉरिटी व्यू थे, सरकार का जो आर्ग्यूमेंट था कि सिर्फ हमने इसको इनिशिएट किया, तो
it could not be struck down. ऐसा नहीं है. The ruling notes that minutes of the RBI Central Board meeting that recommended demonetization itself stated that the RBI and the center had discussed idea for over 6 months. Simple, खेल खत्म. भाई आरबीआई सेंटर ने डिस्कस किया था, ये हमारा डिसीजन नहीं था. आप बोल रहे हो कि हमने इनिशिएट किया, सेंटर ने इनिशिएट किया, तो सिर्फ इस बेसिस पे आप स्ट्रक डाउन कर दोगे? 6 महीने पहले से आरबीआई से बातचीत हो रही थी, है ना? तो ऑन द मेरिट्स एंड द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन, द मेजॉरिटी स्टेटेड दैट द कोर्ट कैन नॉट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी. हाउएवर इट एग्रीड विद द सेंटर कंटेंशन दैट द डिसीजन हैड टू बी मेड इन सीक्रेसी एंड इट फॉर इट टू बी इफेक्टिव. तो ये भी खत्म हो गया एक तरीके से, है ना? अगला, एज टू वेदर इम्प्यून नोटिफिकेशन dated 8th November is liable to be struck down applying the test of proportionality. अच्छा, अब ये बेटा देख लो, इसको अभी हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या होता है? 4 pronged टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है? बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये, समझ रहे हो? क्या है इंग्रेडिएंट? सबसे पहले लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए, जो पर्पस है वो ठीक हो, लेजिटिमेट हो, रैशनल कनेक्शन होना चाहिए, बहुत ज्यादा नीड है इसकी. वेदर द एक्शन इज टेकन इज प्रोपोर्शनल बैलेंस्ड, क्या ये सब कुछ बढ़िया था? कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4 चीजें सेटिस्फाई होंगी तो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टू है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द डिसीजन को डिटरमाइन करता है, वो भी जस्टिफाइड होगा. समझ रहे हो? अब मेजॉरिटी ने क्या बोला? कर्बिंग फेक करेंसी, ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग, ये लेजिटिमेट, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई. 4 कंडीशन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कि जो हम करप्शन खत्म करना चाह रहे हैं, जो हम टेररिज्म, वो तो देश के हित में होता है, तो वो तो रैशनल है, वो लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, ठीक है ना? फिर उसके बाद अगेन रैशनैलिटी भी इसमें, अगेन रैशनल कनेक्शन. भाई सिंपल सी बात है कि अगर ये सारी चीजें हटेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, यानी कि रैशनल भी है, तो यानी कि दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है, ठीक है? थर्ड एस्पेक्ट, कोर्ट हैज टू डिटरमाइन इफ द डिसीजन वाज नेसेसरी. अब ये बहुत बड़ी चीज है कि जो थर्ड नेसेसिटी, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या ये डिसीजन नेसेसरी था, है ना? क्या इसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव मेजर नेसेसरी, मतलब यही आखिरी है, इसके अलावा कोई भी मेजर नहीं था, क्योंकि हम सबको पता है कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं. तो कोर्ट ने बोला कि इट इज एक्सक्लूसिवली विद इन द डोमेन ऑफ द एक्सपर्ट, और ये आरबीआई बताएगी क्या ये नेसेसरी था कि नहीं. फोर्थ एस्पेक्ट पे अगर हम बात करते हैं कि एक्शन इज प्रोपोर्शनल और बैलेंस्ड, क्या ये बैलेंस्ड था? तो व्हाट अल्टरनेटिव मेजर्स कुड हैव बीन अंडरटेकन विद अ लेसर डिग्री ऑफ लिमिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन. इसके अलावा अगर आप कोई मेथड दे दो, लेकिन वो भी बड़े मुश्किल होते, ये हिसाब किताब है. तो इस बेसिस पे तो इसको स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता. समझ रहे हो? जस्टिस नागरत्न ने बोला कि हमने ऑलरेडी बोल दिया जब डिसीजन डिमोनेटाइजेशन अनलॉफुल है, तो ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है जब ऑलरेडी बोला जा चुका है. फिर उसके बाद जो पीरियड प्रोवाइड, जो भाई जो पैसे, क्योंकि पहले दिसंबर बोला गया कि आप 500 के बदल के 1000 रुपए, वो सब डेट्स बदल रही थी ना कि इतने आप पैसे ले सकते हो, इतने बैंक में लेके आओ, तो मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूं. तो क्या ये अनरीजनेबल थी ये जो एक्सचेंज रेट थी? अब कोर्ट ने अर्लियर इंस्टेंसेस ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, जो कि 1970 पहले भी हुए हैं, दो इंसिडेंट्स हुए हैं. 1978 में हुआ है कि उस समय 3 दिन का पीरियड दिया गया था कि एक्सचेंज कर लो. जब डिमोनेटाइजेशन होता है भाई, जब पिछली बार भी हुआ था, तो आपको एक टाइम दिया गया था ना कि आप बैंक में जाके नए नोट ले लो, पुराने नोट दे दो, है ना? तो ये इट वाज अपहेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. अब ये उस समय का फैसला जो है 1978 का, उस पर रिलाई हुआ, मेजॉरिटी ने बोला है, ठीक है ना? तो मेजॉरिटी भी ने ये बोला कि वी फेल टू अंडरस्टैंड इज हाउ द सेट पीरियड ऑफ 52 डेज कुड बी कंस्टिट्यूटेड टू बी अनरीजनेबल. भाई पिछले में 3 दिन था, अभी तो 52 दिन है. अनजस्ट एंड वॉयलेटिव ऑफ द पेटिशनर फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी यहां पे स्ट्रक डाउन नहीं हो सकता. अब डिसेंट ऑलरेडी हेल्ड द डिमोनेटाइजेशन, तो ये हिसाब किताब था, ठीक है? अब देखिए 2000 के नोट भी गायब हो गए, ठीक है? 2000 के 54 करोड़ नोट गायब एक तरीके से, है ना? अब 102 करोड़ नोट 6 साल में नष्ट किए गए. 268 करोड़ 2000 के नोट अभी सर्कुलेशन में होने चाहिए. 214 करोड़ नोट ही 2021 में सर्कुलेशन में, 54 करोड़ 2000 के सर्कुलेशन से गायब है. तो ये हिसाब किताब है, ठीक है? 500 के नोट भी गायब है. ये आप देख लीजिएगा, कुछ फैक्ट्स हैं. तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. थैंक यू सो मच.